जय हिंद दोस्तों। बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे। अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे समय समय पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन और अन्य प्रकार की महाविद्यालय की सूचनाएं आपको मिलती रहें। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर विज्ञान के प्रीवियस क्वेश्चनों को हम लोग अध्ययन कर रहे थे। उसमें 2017 वर्ष, 2019, 2022 और 2023 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी क्वेश्चनों को हम लोगों ने पढ़ा, अध्ययन किया, देखा, समझा। आज हम लेकर के आए हैं 2016 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं कि 2016 में कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से आए थे। एक एक का अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण किया जाता है। क्या है? एलिसा परीक्षण किया जाता है कैंसर में, क्षय रोग में, एड्स में, टाइफाइड में। तो कई बार यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, क्लासरूम में पढ़ाया भी गया है। एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स में। किसमें? एड्स। एड्स के परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है। तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है, यह भी क्वेश्चन संभावित बन सकता है। तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अब आइए जान लेते हैं एड्स का पूरा नाम। जैसा कि लिखा हुआ है AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। तो पहला क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा एड्स में। कहां? एड्स में। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिया हुआ है, नाइट्रोजन अणु में होता है। नाइट्रोजन अणु में होता है, दिया हुआ है, त्रिक आयनिक बंध, एकल सहसंयोजी बंध, द्विक सहसंयोजी बंध, त्रिक सहसंयोजी बंध। तो नाइट्रोजन अणु में होता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जान लेते हैं। कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। यहां क्वेश्चन दिया हुआ है, नाइट्रोजन अणु में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। तो नाइट्रोजन अणु में त्रिक सहसंयोजी बंध पाया जाता है। कौन सा बंध? त्रिक सहसंयोजी बंध। तो आइए जान लेते हैं कि सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा बने हुए बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। इससे बनने वाला यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा बने हुए बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो नाइट्रोजन में किस प्रकार का बंध होता है? त्रिक सहसंयोजी बंध। तो चौथा विकल्प सही होगा। चौथा विकल्प सही होगा। दो नाइट्रोजन परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉनों का? 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सहसंयोजी बंध बनाते हैं और एक नाइट्रोजन अणु बनाते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नाइट्रोजन अणु में होता है त्रिक सहसंयोजी बंध। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है तथा द्रव्यमान संख्या 40 है। तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। कह रहा क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है, तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको क्या करना है? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या, या एक सूत्र होता है द्रव्यमान संख्या बराबर द्रव्यमान
संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, द्रव्यमान संख्या भी पता है, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या? दो चीजें आपको पता है, द्रव्यमान संख्या पता हो गया, प्रोटॉनों की संख्या पता हो गई। अब आपको ज्ञात करना होगा क्या? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या कितना है? दिया हुआ है द्रव्यमान संख्या 40 है। कितना है? 40। और परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ? 15। तो क्या हो जाएगा? 40 माइनस 15 बराबर 25। तो ये सही सवाल हो जाएगा क्या? चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चौथा विकल्प, चौथा विकल्प इनमें से सही होगा। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है तथा द्रव्यमान संख्या 40 है, तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 25। तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। अब आप क्या पूछ रहा है? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या 40 दिया हुआ है और प्रोटॉनों की संख्या 15 दिया हुआ है। तो समीकरण में रख करके आंसर निकाल लेंगे, उत्तर आ जाएगा कितना? 25। कितना हो जाएगा? 25। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दाएं निलय से, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर शरीर के किस अंग में चला जाता है? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ाते वक्त हमने आपको बताया है कि मानव का जो हृदय होता है 4 बेसमों का बना होता है, 2 निलय 2 आलिंद, 2 निलय 2 आलिंद। इस तरह से मानव का जो हृदय होता है वो चतुर्वेशमी होता है। कितना वेशमी? चतुर्वेशमी। निलय और आलिंद 2 होते हैं। तो जो बायां निलय होता है उसमें शुद्ध रुधिर बहता है और दाहिने निलय में अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। यहां पूछा जा रहा है क्वेश्चन, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर शरीर के किस अंग में चला जाता है? तो इसका सही जवाब होगा फुफ्फुस धमनी से होते हुए फेफड़ा। कौन सा सवाल? फेफड़ा। हृदय में नहीं जाएगा, त्वचा में नहीं जाएगा, यकृत में नहीं जाएगा। तो दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर शरीर के किस अंग में चला जाता है? तो इसका सही जवाब होगा फेफड़ा। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। पेट्रोल में होती है, पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन बताया था हमने कि पेट्रोल में होती है। देखिए क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल में होती है, दिया क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा नहीं होगा, विद्युत ऊर्जा नहीं होगा, ध्वनि ऊर्जा नहीं होगा। कौन सी ऊर्जा होगी? रासायनिक ऊर्जा। पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक ऊर्जा। पिछले भी वीडियो में इसको हमने विस्तारित रूप से बताया है कि रासायनिक ऊर्जा कहते किसे हैं? पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा सन्निहित होती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अति लघुत्तरी को प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न किस प्रकार का? अति लघुत्तरी प्रश्न दिया हुआ। अति लघुत्तरी प्रश्न पूछा जा रहा है सिरके का रासायनिक सूत्र क्या है? जब हम आपको क्लास में अम्ल और क्षार पढ़ा रहे थे तो वहां बताए गए होंगे अम्ल किसे कहते हैं, प्रबल अम्ल
और दुर्बल अम्ल और प्रबल और दुर्बल अम्लों का रासायनिक सूत्र भी हमने बताया है। तो सिरके का सूत्र होता है CH3COOH। ये सिरके का रासायनिक सूत्र होता है। सिरका एक दुर्बल अम्ल है। कौन सा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है, क्योंकि अम्ल और क्षार वाले चैप्टर में आपको विस्तारित रूप से पढ़ाया गया कि अम्ल किसे कहते हैं। जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिरके का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? CH3COOH। अगला क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, मेस्टन हल का प्रमुख कार्य लिखिए। तो द्वितीय सेमेस्टर में मृदा एवं फसलों वाले चैप्टर में कृषि यंत्र है, यहां दिया हुआ है मेस्टन हल। जैसा कि आप कल्टीवेटर देखे होंगे, हैरो देखे होंगे, रैक जानते होंगे, उसी प्रकार से मेस्टन हल का मुख्य काम मिट्टी को पलटना, मिट्टी को भुरभुरा बनाना, जिससे उपजाऊपन की शक्ति बनी रहे। तो मेस्टन हल का मुख्य काम मिट्टी पलटने का काम होता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाने का काम होता है, जिससे उपजाऊपन की शक्ति बनी रहे। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण संपदा में मुख्य अंतर क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण संपदा में मुख्य अंतर बताइए। तो नवीनीकरण वे संसाधन जो असीमित मात्रा में होते हैं। असीमित का आशय ये हो गया कि जिनकी मात्रा आवश्यकता से अधिक होती है, इन्हें भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हवा, सूर्य का प्रकाश, जल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये ऊर्जा के असीमित संसाधन हैं। कौन से साधन? असीमित संसाधन, जिन्हें नवीनीकरण में, इन्हें क्या? नवीनीकरण, जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा दिया हुआ है अनवीनीकरण संपदा, ऐसे संसाधन जिनका भंडारण सीमित होता है, जिन्हें खत्म हो जाने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण संपदा में मुख्य अंतर बताइए। तो दोनों में मुख्य अंतर यह है कि इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है और इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इनके उदाहरण में सूर्य का, सौर ऊर्जा, हवा, वृक्ष, इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। और अनवीनीकरण में से कोयला, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वसा में घुलनशील 2 विटामिनों के नाम। तो बार बार पिछले भी प्रीवियस ईयरों में पूछा गया था कि जल में घुलनशील तो विटामिन 2 प्रकार के पाए जाते हैं। विटामिन 2 प्रकार के, एक तो वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वसा में घुलनशील 2 विटामिनों के नाम लिखिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ए और डी, वसा में घुलनशील विटामिन। जल में कभी पूछता है कि जल में घुलनशील विटामिन, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी और सी। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, जितने ही शब्दों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आपको उत्तर देना होगा। तो वसा में घुलनशील 2 विटामिनों के नाम ए और डी। आइए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया हुआ टीकाकरण क्या है लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, टीकाकरण क्या है लिखिए। तो टीकाकरण सारे लोग ये जानते होंगे, किसी बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता
विकसित करने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। किसी बीमारी, जैसे जब अपने वहां कोरोना काल आया था तो उस बीमारी से बचने के लिए कोरोना के जो इंजेक्शन लगाए गए जिससे कि कोरोना जैसी घातक बीमारी ना हो, इसी को टीकाकरण कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, टीका का यह उद्देश्य नहीं कि बीमारियों से गारंटी लेना। हाँ, इतना जरूर है कि रोगों से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं। जैसे टीकाकरण, पूरा एक चैप्टर होगा टीकाकरण किसे कहते हैं, जन्म से लेकर के 10 वर्ष तक के बच्चों को कब कब टीका लगाया जाता है। तो टीकाकरण किसी बीमारी के खिलाफ